Stop. A very good evening to all of you. In my previous class, I have already explained about the characteristics of Victorian age. We have already dealt about Alfred Lord Tennyson, which was one of the most representative poet of the Victorian age, and he was basically famous for In Memoriam. And apart from this, we have already dealt about Matthew Arnold, the greatest critic, and then now we are going to deal with the greatest novelist of the Victorian era, or the representative novel of the Victorian era, that is Charles Dickens. He is a great writer, he is a great journalist, he has written 15 novels, 5 novellas, and thousands of short stories. He has done a miraculous work. So now today we are going to deal about the Charles Dickens. He was born. Charles Dickens was also known as FRSA. I have already explained about FRSA. What is an FRSA? Sandhya, tell me. When I was dealing with Rabindranath Tagore, I have already explained about the FRSA. Foreign Royal Asiatic Society. Actually, it is a society that is made in England, जिसमें वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट लोग हैं उन लोगों को रखा गया है. तो इंडिया में जो जब उनके नाम के साथ जो है FRS लगता है, जैसे अगर हम हाँ, screen is not visible. Okay, 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 okay. Just wait. Screen will be visible very soon. Now the screen is visible to everybody. हाँ, ओके. अभी 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 इनका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द नेम चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस. ठीक है. सो दिस इज हिज फुल नेम, चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस. जॉन एक्चुअली इज द नेम ऑफ हिज फादर, और उनके इनके नाम के साथ ही FRSA लगाया जाता है. FRSA इज अ फॉरेन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी. और ये नाम जो है, आपने जब मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ाया हुआ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि उनके नाम के साथ भी जो है FRSA लगा है. ये एक्चुअली टाइटल है. ये एक रॉयल सोसाइटी है जिसमें जो है वर्ल्ड के बेस्ट लोगों को उन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनको ये टाइटल दिया जाता है. तो ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, तो उनको भी जो है ये उनके नाम के साथ भी FRSA लगाया जाता है. एक्चुअली ही वॉज अ ग्रेट राइटर एंड अ सोशल क्रिटिक. सोशल क्रिटिक इसलिए इनको कहा जाता है कि बिकॉज ही वॉज राइटिंग अबाउट the poor and the downtrodden people. He was criticizing on the aristocratic class and the problem that was faced by the poor and the downtrodden people. So he was criticizing the behavior of the aristocratic class and the problem that was faced by the middle class or a lower class. तो ये अपने वर्क से जो है सोसाइटी का क्रिटिसिज्म भी करते थे. एंड ही हैज क्रिएटेड वर्ल्ड बेस्ट कैरेक्टर. इनके कैरेक्टर्स जो है वो राउंड सॉरी फ्लैट कैरेक्टर्स हुआ करते थे. कैरेक्टर्स जो है वो टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं. एक जो है राउंड कैरेक्टर होते हैं, एक फ्लैट कैरेक्टर होता है. और ये जो कॉन्सेप्ट है राउंड और फ्लैट कैरेक्टर्स का, ये जो है आपको ये फॉस्टस ने दिया था. ठीक है. तो ये अपने कैरेक्टर्स जो है ये राउंड नहीं बल्कि फ्लैट कैरेक्टर्स हुआ थे. और इनको जो है T.S. एलियट ने जो है शेक्सपियर से कंपेयर किया गया है. क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल लाइफ को बताते हैं, जिस तरीके से ट्रुथ उनमें पाई जाती है, दे आर एज ट्रुथ एज द फ्लैश, और दे आर एज ट्रू एज द फ्लैश एंड ब्लड. ठीक उसी तरीके से डिकेंस के भी जो कैरेक्टर होते हैं वो फ्लैश और ब्लड की तरह जो है ओरिजिनल होते हैं. जिस तरीके से शेक्सपियर को जो है ह्यूमन नेचर का जो है फर्स्ट हैंड नॉलेज था. शेक्सपियर भले ही बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही हैज अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द पीपल. ठीक उसी तरीके से अगर हम डिकेंस की लाइफ को अगर देखें तो यू विल बी एस्टोनिश कि एक आदमी जिसने कभी स्कूलिंग भी नहीं की होगी, ओनली ही हैज स्टार्टेड वर्क, मतलब सिर्फ 10 या 12 साल के थे तो ही हैज स्टार्टेड इन अ फैक्ट्री. 10-12 साल का लड़का जिसने जो है फैक्ट्री में आकर के काम करना चाहिए, जिसने मतलब स्कूल भी ठीक से नहीं किया, जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, और वो विक्टोरियन एरा को रिप्रेजेंट करने लगा. दैट इज अ ग्रेट, दैट इज अ मिरेकुलस. क्या दिमाग उन्होंने पाया होगा. सो इट
इज ऑल अबाउट द ग्रेट पर्सनालिटी कि जिसने अपने लाइफ में इतना बुरा वक्त देखा और उसने 20 साल तक एज अ जर्नलिस्ट बन गया और जो है पूरे एज को रिप्रेजेंटेटिव किया। यही नहीं बल्कि शेक्सपियर को भी इतनी पॉपुलैरिटी अपने लाइफ में नहीं मिली थी जितनी चार्ल्स डिकेंस को पॉपुलैरिटी मिली थी। तो चार्ल्स डिकेंस, एक चीज और चार्ल्स डिकेंस के बारे में कहा था कि चार्ल्स डिकेंस के वर्क को जो है बहुत लोगों ने प्रेस किया, यहाँ तक के जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने भी इनके वर्क्स को बहुत ही ज्यादा प्रेस किया है। उन्होंने पिकनिक पेपर और जो है ओलिवर ट्विस्ट के वो इतना ज्यादा उन्होंने पसंद किया कि वो आधी रात में उठ करके जो है इसको पढ़ा करती थी एंड शी वाज डिस्कसिंग दिस। और उन्होंने इसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की है कि मतलब उनका जो माइंड है और जो सोल है वो बहुत ही सेंसिटिव है, किसके लिए, पुअर और डाउन ट्रोडन पीपल के लिए। तो ही हैज गॉट अ वेरी गुड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द क्वीन विक्टोरिया। अपार्ट फ्रॉम द चार्ल्स डिकेंस व्हिच वाज द अनदर राइटर हु गॉट अ वेरी गुड क्रिटिसिज्म। बताओ, नाम बताओ उसका। बताया है मैंने एक बार नहीं 1000 बार। बताओ। प्रेम, दिनेश। डिकेंस को बहुत ही ज्यादा प्रेस किया है क्वीन विक्टोरिया ने। अपार्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस कौन से ऐसे विक्टोरियन राइटर थे जिनको क्वीन विक्टोरिया ने बहुत ही ज्यादा प्रेस किया है और जिनके वर्क्स उनको सोलेस देते थे, मतलब उनको बहुत ही उनको पढ़ के बहुत आनंद उनको मिलता था। पढ़ाया है मैंने कई बार। कौन सा वर्क, कौन सा वर्क? यस, उनके हस्बैंड के मरने के बाद उनको मालूम होगा कि शी हैज, हाँ, जब उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था तो वो, हाँ, जब उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था तो उनको एक वर्क जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा था, बहुत ही ज्यादा सुलेस देता था, जो है सूदिंग था, दैट इज द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वर्क इन मेमोरियम। एक चीज क्वीन विक्टोरिया के बारे में बताते हैं, जितने भी क्वींस आए हैं, चाहे वो क्वीन एलिजाबेथ हो, चाहे वो जेम्स द फर्स्ट हो, उनके मरने के बाद किसी राइटर ने या क्रिटिक ने उसको एलिजाबेथन एज कहा या जेम्स द फर्स्ट का एज कहा, लेकिन विक्टोरियन एज में क्वीन विक्टोरिया इतनी पावरफुल लेडी थी कि उनके नाम से ही उस एज को डाल दिया गया। मतलब उनकी जिंदगी में ही जो है उनकी एज को जो है एज ऑफ क्वीन मतलब जो है विक्टोरियन एज, उस एज का नाम दे दिया था। समझ गए आप लोग क्या मैं बताना चाह रही हूँ? आया किसी को? हाँ, तो उन्होंने, हाँ, तो बहुत ग्रेट नॉवेलिस्ट थे विक्टोरियन एरा के एंड he has gained a lots of popularity in the 20th century and उन्हें जो है बहुत बड़ा लिटरेरी जीनियस भी कहा जाता है, ठीक है। और मतलब उनके ऐसे वर्क्स हैं जिन पे बहुत सारी फिल्में बनाई गई और आज भी उनके वर्क्स को बहुत ही ज्यादा इंथुसियाज्म से पढ़ा जाता है। सो दैट इट इज द ग्रेटनेस ऑफ चार्ल्स डिकेंस। नाउ कम टू हिज बर्थ प्लेस। उनका जो है वो जन्म हुआ था पोस्टमाउथ में हुआ था, ही वॉज बॉर्न एंड ही लेफ्ट द स्कूल टू फैक्ट्री। आई हैव ऑलरेडी स्पोर्ट। उनके फादर पहले एक्चुअली जो है नेवी में थे, लेकिन फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। उनके फादर के ऊपर जो है बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था 2 बार, और जो कर्जदार थे उनको जो है जेल में डाल दिया गया था। तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हो गई थी, उनके लिए लाइफ को चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सो ओनली एट द एज ऑफ 10 और 12 ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ फैक्ट्री। बट वो इतने ग्रेट जीनियस थे कि उन्होंने जो है रन किया 20 ईयर्स तक जर्नलिज्म को। 15 नॉवेल्स लिखा, 5 नोवेलास लिखा एंड 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉन फिक्शन आर्टिकल्स लिया एंड इवन ही हैज गिवन अ लॉट्स ऑफ लेक्चर्स। मतलब उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स भी दिया। तो ही वाज अनडाउटेडली अ वेरी ग्रेट राइटर एंड ही हैज रिटन अबाउट द चाइल्ड राइट के बारे में लिखने वाले वो पहले राइटर थे, वुमेन्स राइट के बारे में लिखने वाले, पुअर और डाउन ट्रोडन के बारे में। मतलब उन्होंने जो है जो ग्राउंड रियलिटी है ही हैज टॉकिंग अबाउट दैट। तो लोगों ने जो है जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उनको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे, ठीक है। उनको सक्सेस, मतलब उन्होंने मतलब लिखना तो बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था, बट जैसे ही उनका पिकनिक पेपर्स 1836 में एज अ सीरियल के रूप में पब्लिश हुआ, वैसे ही जो है ही गॉट अ मिराकुलस सक्सेस। उनको जो है इसके पब्लिकेशन के साथ ही जो है बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलने लगी और वो जो है मतलब सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड और अमेरिका में ही नहीं बल्कि वो एक सेलिब्रिटी बन गए।
मैंने आपको बताया ना कि मतलब इतनी सक्सेस शेक्सपियर को भी नहीं मिली जितनी जो है चार्ल्स डिकेंस को उनके लाइफ टाइम में मिली। तो जैसे ही उनका पिकनिक पेपर जो हुआ मतलब वो बहुत फेमस हो गया, लोग उनको पसंद करने लगे और उसके कुछ दिन के बाद जो है ही बिकम एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। उनके वर्क्स में हमें ह्यूमर मिलता है, सटायर मिलता है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो उन्होंने उनके जो कैरेक्टर्स हैं उन वो बहुत ही ग्राउंड रियलिटी को जो है एक्सप्रेस करते हैं। और जो उनके जो वर्क्स है मोस्टली जो है वीकली या फिर जो है मंथली जो है इंस्टॉलमेंट्स में आया करते हैं। ये पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने नॉवेल्स को वीकली और इन मंथली में जो है लिखना शुरू किया। पहले जो क्या होता था कि एक नॉवेल आ गई एक बार फिर खत्म हो गई, फिर दूसरी नॉवेल आई, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक नया जो है ट्रेंड स्टार्ट किया कि नॉवेल्स को जो है वीकली और मंथली लिखने का इन्होंने क्या किया, एक ट्रेंड स्टार्ट किया। द पायनियर द सीरियल्स ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नैरेटिव एंड बिकम द डोमिनेंट विक्टोरियन मोड ऑफ द नॉवेल्स। ये बताया उनके पोएट्री में जो है एक लिटरेरी डिवाइस को यूज करते थे जिसको क्लिफ हैंगर कहते हैं। आपने सीरियल्स देखा है, मैंने आपको बताया कि सीरियल्स चलती है, ठीक है, तो ये लिटरेरी डिवाइस कैसा, अभी कोई सीरियल होती है तो सीरियल स्टार्ट होती है, जैसे सीरियल खत्म होने लगती है, मतलब अभी सीरियल खत्म हुआ, आज का सीरियल खत्म हुआ, तो वो खत्म कैसे होगी, एक सस्पेंस पे खत्म हो जाती है और आपको वो चीज हर वक्त आप मतलब उसको आपको इंतजार रहता है, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अभी आप देखोगे एक ऐसी फिल्म का नाम बताओ जो एक ऐसे सस्पेंस पे खत्म हुई और उसके दूसरे मतलब जो है सीक्वेंस को बनाने के लिए लोग एकदम पागल हो गए। टेल मी द नेम फास्ट। संध्या, दिनेश, यस यस। तो क्यों, क्योंकि वो समझ में आया क्लिफ हैंगर क्या हुआ, क्लिफ हैंगर को समझ गए अच्छे से, समझे दिनेश क्लिफ हैंगर क्या हुआ। क्लिफ हैंगर एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसको जो है राइटर्स यूज करते हैं अपने वर्क में सस्पेंस। बता रही हूँ, क्लिफ हैंगर एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो राइटर है, जिस क्लिफ हैंगर को राइटर यूज करता है अपने वर्क में एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जैसे बाहुबली जो क्या होता है लास्ट में मरता है तो उसमें क्या होता है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसी कुछ है ना। अब लोग एकदम सस्पेंस में है, क्यों मारा क्यों मारा, अब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अब उसके ऊपर जो है ना राइटर को पता चल गया कि मेरे को क्या बनाना है। अब तुम देखे होगे कि जो है फिल्म थिएटर में आने से पहले ही लाखों लोगों ने जो है क्या कर दिया, उसका जो है टिकट बुक कर लिया। क्यों, क्योंकि राइटर को पता चल चुका है उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। आया समझ में। तो यही टेक्निक का जो है क्लिफ हैंगर का जो है यूज किया करते थे कौन, चार्ल्स डिकेंस यूज करते थे अपने वर्क में क्या करने के लिए, एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। और ये सस्पेंस कब क्रिएट करते थे, मतलब नोवेल के एंड में। जैसे आज ये मतलब सीरियल चल रहा है, अभी ये सीरियल खत्म होने वाला, तो इसको एक ऐसे मोड़ पे लाके खत्म कर देते थे ना कि मतलब दूसरा पढ़ने के लिए इंसान बेचैन हो जाए। आ गया समझ में क्लिफ हैंगर क्या है। और उन्होंने जो है पढ़ने वालों की तादाद को जो है बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ा दिया था, क्योंकि इनसे पहले के लोग जो है वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए लिखा करते थे, लेकिन ये ऐसे राइटर थे जिन्होंने पुअर और डाउन टोडन के लिए लिखा, तो इन्होंने जो है लिखने वाले की तादाद जो है वो काफी बढ़ा दी। इनका एक नोवेला है, व्हाट इज नोवेला, नोवेला क्या होता है नोवेला। हाँ, इट इज अ काइंड ऑफ अ नॉवेल है जो कि काफी बड़ी नहीं होती, लेंथ में थोड़ी छोटी होती है। तो क्रिसमस कैरल जो है जो कि 1843 में आई थी, ये एक नॉवेला है और इसने क्या किया मतलब जो है काफी पॉपुलर हुआ था, ठीक है। उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट जो इनका सेकंड ग्रेट वर्क है, और ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो यू ऑल नो दैट इज अ ग्रेट वर्क। तो इसने जो है क्या किया, काफी इनका फेमस वर्क हुआ था। उसके बाद द टेल ऑफ टू सिटीज जो है इनका हिस्टोरिकल वर्क है, और ये जो है टू सिटीज के बारे में है, लंदन और पेरिस के बारे में है। सो इट्स ऑल अबाउट, ये नॉवेल जो है 1859 में आया था। सो ये भी बहुत ही इनका बहुत बड़ा मास्टरपीस था, ठीक है। एक चीज और हम आपको बताते हैं कि जब भी हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई भी काम करते हैं, अगर शाहरुख खान है, ऐसा नहीं हो सकता है कि दुनिया में सारे लोग उनको पसंद करें, ठीक है। कुछ लोग उनको पसंद भी कर सकते हैं, कुछ लोग उनको नहीं भी पसंद कर सकते। तो लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जी के क्रिंसन, टॉम विल्स,
टॉम वुल्फ इनको जो है पसंद करते थे, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज रियलिज्म, बिकॉज ऑफ हिज कॉमेडी, बिकॉज ऑफ हिज प्रोज स्टाइल एंड बिकॉज ऑफ हिज सोशल characterization and the social criticism which he was doing through his works. इनके रियलिज्म के लिए, इनके ह्यूमर के लिए, इनकी नॉवेल्स में एक चीज बहुत अजीब होगी कि ये ह्यूमर और जो है ह्यूमर भी बहुत ज्यादा पाते। जो कैरेक्टर्स के नाम होते थे ना वो बड़े कॉमिक टाइप के नाम होते थे, आपको नाम सुन के ही हंसी आ जाएगी। इस तरह के जो है कैरेक्टर्स के जो है नाम हुआ करते, ठीक है। और रियलिज्म को बताते थे, मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, एंड जो कैरेक्टर्स के नेम होते थे इज वेरी कॉमिक। तो ये जो उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी कि लोग उनका इंटरेस्ट जो है वो बना रहता था। तो ही वॉज हाईली प्रेज बाय ऑरवेल, जी के ग्रिंस्टन, टॉम वुल्फ, इन लोगों ने इनको बहुत ज्यादा, लियो टॉल्स्टॉय जैसे राइटर ने इनको बहुत ही ज्यादा प्रेस किया। बट लेकिन वहीं पर ऑस्कर वाइल्ड, हेनरी जेम्स और वर्जीनिया वुल्फ ने जो है इनको बहुत ही ज्यादा, ही वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ साइकोलॉजिकल डेप्थ, लूज राइटिंग एंड द सेंटिमेंट्स। वो क्या मानते थे, जैसे हम डेली सोप्स को देखते हैं, व्हाट डू यू फाइंड, उसमें बेकार का अननेसेसरी जो है सेंटिमेंट्स डाल करके, एग्जैजरेट करके जो है लोगों को जो है दिया जाता। तो वर्जीनिया वुल्फ जो मतलब थोड़ा सा वर्जीनिया वुल्फ को इनको पसंद भी करती थी, कभी इनको नहीं भी पसंद करती थी। तो वर्जीनिया वुल्फ का कहना क्या था कि इनके जो वर्क्स है उसमें साइकोलॉजिकल जो होना चाहिए, जो साइकोलॉजी होना चाहिए वो हमको दिखाया नहीं था। ये अननेसेसरी जो है वर्क्स में बहुत ही ज्यादा इमोशंस और मेलोड्रामा जो है ऐड करते हैं ताकि लोगों को पसंद, मतलब जो ट्रू इमोशंस जो है इनके वर्क में हमको देखने को नहीं मिलता है। वर्जीनिया वुल्फ ने इनके बारे में कहा है एक जगह पे कि हमको डिकेंस के वर्क को समझने के लिए जो अपनी साइकोलॉजी की जो ज्योग्राफी है उसको चेंज करना होगा, ओनली देन यू अंडरस्टैंड द वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। बट इनको बहुत ही ज्यादा प्रेज मिली है, ईएम फॉस्टर्स ने इनको प्रेज किया है, इनको टीएस एलियट जैसे राइटर ने प्रेज किया है, और इवन इनको जो है फॉलो किया गया है, 20th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट ने इनको फॉलो किया गया है। इनके बहुत सारे वर्क्स को इंस्पायर, इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, इनके वर्क्स पे बहुत ही ज्यादा फिल्म बनाई गई। सो अनडाउटेडली ही वाज अ ग्रेट राइटर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। कुछ ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई होगी? मैंने बहुत फालतू चीजें नहीं लिखी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारी पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं, ताकि आपको जो है ये पॉइंट्स याद रहेगा तो आप इसको अपने से बना करके लिख सकते हो लैंग्वेज में। ये जो मैंने पढ़ा है ये सब समझ में आ गया, ये सब पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट समझ में आ गए, राइटिंग स्किल और विक्टोरियन एज के बारे में तो बताने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन अ लेक्चर, काफी उस पर जो है बहस हो चुकी है, बातें हो चुकी है, तो एवरीबडी नोज इट। ओके, यहाँ पे वंस अगेन जो है ही वॉज बोर्न इन 7 Feb 1812 एंड डाइड इन 1870, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उनका जो है वो डेथ हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गया था, और उनको जो है वेस्ट मिनिस्टर एबी में उनको दफनाया गया। अपार्ट फ्रॉम हिम, टेल मी द नेम ऑफ अदर राइटर हु वाज बरीड इन वेस्ट मिनिस्टर एबी, फटाक से 2 मिनट। यस, जॉफरी चौसर, उनके एक जो है स्पेंसर, स्पेंसर को भी वहां पे दफनाया गया है, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े लवर थे, उनके स्पेंसर उनको बहुत पसंद करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। इनके फादर का नाम जो है वो जॉन डिकेंस था, जो इनके नाम में लिखा हुआ। इनका जो एक्चुअल नेम है, जो फुल नेम है, उसको बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल ही नहीं। इनके मदर का नाम था एलिजाबेथ डिकेंस, और इनकी जो वाइफ थी जिससे उन्होंने शादी की थी 1836 में, कैथरीन थॉमस हॉवर्ड। इनसे उनको 10 बच्चे थे। और एक चीज, बाद में जब ये फिल्म में जाते हैं, जब ये एक्टिंग करियर में जाते हैं, इनको किसी और से प्यार हो जाता है और उससे शादी करने के लिए ये इसको डाइवोर्स दे देते हैं, ठीक है। अब डेट्स वाइज मैंने लिखा है, इसको याद रखिएगा। 1824 में जो है उन्होंने जो है स्कूलिंग छोड़ दी थी, और ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ बैरन ब्लैकिंग फैक्ट्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके फादर के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। सो उन्होंने, मतलब उनकी जो बेसिक स्कूलिंग है वो भी ठीक से नहीं हो पाई थी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है डेट 1827, ही गॉट जॉब इन अ सोलिसिट ऑफिस एंड केम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ लॉ। एक सोलिसिट ऑफिस था जहां पे उनको जॉब लगी थी 1827
में, और वहाँ पे से जो है वो लॉज के बारे में जो है जानना शुरू कर दिया था। His early life was passed in an acute poverty, hardship and indigenities। आपको मैंने पहले भी बताया है कि उनके फादर जो है को जेल में डाल दिया गया था। अब 10 साल के बच्चे को जो है कि माँ बाप को अगर जेल में डाल दिया जाए तो उसके पास खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उनको जो है एक वीक के लिए 6 सिलिंग्स मील लिया करते थे, जिससे ना तो वो ठीक से खा पाते थे ना तो वो ठीक से, तो उनका जो अर्ली लाइफ था वो बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में गुजरा है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। मतलब शायद इसीलिए जो है उन्होंने गरीबों को समझा और गरीबों की ग्राउंड रियलिटी को लिख पाए, क्योंकि जब कोई इंसान खुद किस चीज को महसूस करता है तो उसको बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाता। चूंकि इसीलिए जो है इनके वर्क्स में जो है हम चाइल्ड लेबर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे से ही काम करते थे। वो चीज उनको देखने मतलब उनके वर्क्स में इनके सारे वर्क्स में जो है कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल नोट मिलता ही है, और डेविड कॉपरफील्ड तो इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ही है। आ गया समझ में यहाँ तक? सो in 1829 is also very important. He became a freelance reporter and began his literary career as a reporter। तुमको मालूम हो कि 1829 से ही जो है इन्होंने शुरू कर दिया था अपना करियर एज अ रिपोर्टर, और वो 20 साल तक जर्नलिस्ट के पोस्ट पे वो रहे थे, ठीक है। In 1833, he became a reporter and the Morning Chronicle, that capacity he entered in the House of Commons। और 1833 भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है उस वक्त द मॉर्निंग क्रॉनिक्स एक जो है जर्नल था, उसके ये रिपोर्टर बन गए थे, और वहां से जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में आ गए थे। 1 minute, जस्ट लेट मी शट द डोर। हमारे यहाँ जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, ठीक वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स भी है, ठीक है। जो हमारे यहाँ लोकसभा है दैट इज अ हाउस ऑफ कॉमन्स। तो अब तुम लोगों को पता होगा कि जब वो रिपोर्टर बन गए तो ऑब्वियसली वो जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है उनका आना जाना होने ही लगे था। तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट। ये सिर्फ एक पोएट ही नहीं थे बल्कि एडिटर थे, एडिटिंग भी करते थे, जर्नलिस्ट भी थे, एलुस्ट्रेटर भी थे एंड सोशल कमेंटेटर्स भी थे, ठीक है। तो ये चीजें इनके बारे में रखना था कि विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट राइटर थे। ये भी कई बार पीजीटी में पूछा गया है कि which one of them is a representative novelist of the Victorian। तो that the answer is चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। ये एडिटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे और सोशल कमेंटेटर भी थे, ठीक है। इनका एक वर्क है चिल्ड्रंस हिस्ट्री नॉवेल, जिसको मतलब जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके सारे वर्क्स बहुत अच्छे हैं बट ये सबसे बेकार वर्क है। तो इसको याद रखिएगा कि कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि विच इज द वर्स्ट वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो चाइल्ड्स हिस्ट्री नॉवेल ये इनका सबसे बेकार वर्क है, एकदम खत्म, ठीक है। उसके बाद हार्ड टाइम्स उनकी आई थी 1854 में, जो कि डील्स करती है किससे, सर्कस चाइल्ड नेम सिसी जिप के बारे में ये बताती है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वीन विक्टोरिया इनको बहुत पसंद करती थी और उन्होंने इसके बारे में कहा था कि ही हैज अ लॉन्ग, ये लाइन को आपको याद रखना है, ही हैज अ लॉन्ग लविंग माइंड एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंपैथी विद द पुअर क्लासेस। मतलब उनको क्या है, बहुत ही प्यार है, ठीक है। ही हैज अ लविंग माइंड, मतलब इनका जो दिमाग है वो बहुत ही लविंग है, एंड ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंपैथी विद द पुअर क्लास, ठीक है। एलियट ने उनको कंपेयर किया है शेक्सपियर से। क्यों कंपेयर किया, उन्होंने उसके बारे में कहा है विद अ फ्रेज मेक अ कैरेक्टर रियल एंड एज विद अ फ्रेज मेक कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश। मतलब सिर्फ एक लाइन से वो अपने कैरेक्टर्स को हमारे बॉडी में जो ब्लड है, जो फ्लैश है, उतना क्या बना देते हैं, प्योर बना देते हैं, उतना ओरिजिनल बना देते हैं, उतना लाइवली बना देते हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेल ऑफ टू सिटी। मैंने आपको बताया है कि टेल ऑफ टू सिटी जो है 1859 में आई है इनकी, और ये क्या है, एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, और ये इन्फ्लुएंस है किस पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे इन्फ्लुएंस है, और ये डील करती है किससे, पेरिस और लंदन लाइफ के बारे में डील करती है। इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, जो इनके कुछ वर्क्स हैं उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, जैसे डेविड कॉपरफील्ड है, टेल ऑफ टू सिटी है, बट जो वर्क्स हैं सारे वर्क्स को जो है के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना जरूरी है, ठीक है। इसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, याद रखिएगा, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये बहुत ही फेमस लाइन है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि एंटीथेसिस क्या होता है, हाँ तो क्या होता है बताओ, हाँ अपोजिट ऑफ आइडियाज। मतलब एक आइडिया है और उसके बाद जो है
उसी का अपोजिट, यानी यहाँ पे देखो जैसे क्या करा, इट वॉज द बेस्ट टाइम, अगर बेस्ट टाइम की बात हो फिर उसी के बाद जो है उसका अपोजिट आ गया वर्स्ट टाइम, ठीक है, एंटीथेसिस है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ा आपने, वेरी गुड, वेरी गुड। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड इज एन अनफिनिश्ड नॉवल ऑफ डिकेंस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि द मिस्ट्री ऑफ मतलब उनका अनफिनिश्ड वर्क कौन है, ठीक है, तो उनका अनफिनिश्ड वर्क है मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड उनका बहुत ही बेस्ट वर्क है और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। हिज कैरेक्टर्स आर फ्लैट, उनके जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो फ्लैट कैरेक्टर होते थे, ये राउंड कैरेक्टर्स यूज नहीं करते थे। और फ्लैट और राउंड कैरेक्टर का जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ई एम फॉस्टर्स ने दिया। ई एम फॉस्टर्स इज अ ग्रेट इंडियन राइटर, उनका एक वर्क बताइए। एक और अमेरिकन राइटर है जिन्होंने भी पैसेज टू इंडिया लिखा है, और नहीं नहीं मारे, वॉल्ट विटमैन मैंने पढ़ाया है ना, पैसेज टू इंडिया, वॉल्ट विटमैन, उसके उसके कुछ कुछ चीजें हैं आप लोग याद, वॉल्ट विटमैन का के बारे में जो मैंने पढ़ा दिया है ना, उससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ना। हाँ, वॉल्ट विटमैन का जो वर्क है, पोयम है द पैसेज टू इंडिया, उसी पोयम से इंस्पायर्ड होकर के ई एम फॉस्टर्स ने अपना नॉवेल लिखा है पैसेज टू इंडिया, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे बताया। आया समझ में? जो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है दैट इज अ पोयम, और जो ई एम फॉस्टर्स ने लिखा है दैट इज अ नॉवेल। उसमें उससे क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2-3 वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। एडगर जॉनसन हैज रिटन हिज बेस्ट बायोग्राफी, इनका जो डिकेंस का जो है बायोग्राफी है वो किसने लिखा है, एडगर जॉनसन ने लिखा है। ही मिक्स ह्यूमर एंड पैथोस, ह्यूमर यानी कि इनके जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस होते हैं, बिकॉज अगर उनके नाम को ही देखोगे, इफ यू सी द नेम्स ऑफ दैट, बहुत ही कॉमिक नेम होते हैं, जैसा एक कार्टूनिक नेम। और पैथोस इट मींस दैट बहुत ही सेंटिमेंटल नोवेल होते हैं। ही डील्स विद द थॉट्स ऑफ द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके शॉर्टकमिंग्स को, उनके इमोशंस को उन्होंने डील किया है। सो ही मिक्सेस द ह्यूमर एंड पैथोस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन वाज हिज लास्ट बुक, ग्रेट एक्सपेक्टेशन उनकी लास्ट बुक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। लास्ट बुक अगर पूछेगा तो दैट इज अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और लास्ट नॉवेल अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, अभी बताया था ना। हाँ, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो है उनका अनफिनिश्ड वर्क है, ये लास्ट है, ये लास्ट वर्क है इसका, और ये जो है इनका लास्ट बुक है, तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं करना। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है एक बुक के फॉर्म में है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है बेटा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन उनकी एक नॉवेल है, ये बुक के फॉर्म में है, और इसके बाद उन्होंने बुक के फॉर्म में कोई भी वर्क नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद इनका जो है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये एक अनफिनिश्ड नॉवेल है, ये इनका लास्ट अनफिनिश्ड वर्क है, सॉरी, ये अनफिनिश्ड वर्क जो है वो एडविन ड्रूड है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। आया समझ में? अच्छा, ये जो है बॉस जो है उनका सिडोनिम्स है। इन्होंने 1833 में इनकी फर्स्ट स्टोरी आई थी द डिनर एट द पॉपुलर वॉक इन लंदन। ये एक पीरियोडिकल था जो कि मंथली मैगजीन में आता था, उसमें उन्होंने पहली बार जो है बॉस का यूज किया था, ठीक है। 1833 में इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी द डिनर एट द पॉपुलर वॉक, उसमें उन्होंने जो सिडोनिम यूज किया था दैट इज अ बॉस। अब ये बॉस उन्होंने लिया कहाँ से, मैं बताती हूँ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ को वो बहुत पसंद करते, ठीक है, तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने जो है अपने वर्क विकार ऑफ वेकफील्ड में जो है यूज किया है मोजेस को, ठीक है। मोजेस इज फ्रॉम द ओलिवर गोल्ड स्मिथ नॉवेल विकार ऑफ वेकफील्ड, और वहां से ये क्या बना बॉस, और फिर बॉस से वो चेंज हुआ बस। नहीं आया समझ में किसी को? वो ओलिवर गोल्ड स्मिथ को बहुत ही पसंद करते थे, ठीक है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ भी एक नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने एक नॉवेल लिखी है विकार ऑफ वेकफील्ड, ठीक है। उसमें एक वर्ड का यूज किया गया है मोजेस, ठीक है, मोजेस, और उसको क्या किया गया, मोजेस को जो है चेंज किया गया बॉजेस में, और फिर उस बॉजेस को चेंज किया गया बज में, और ये बज जो है वो निक नेम है किसका, किसका निक नेम है, किसका निकनेम? हाँ, डिकेंस का क्या है, डिकेंस का जो है ये, और इसको जो है इन्होंने कई बार जो है यूज किया, और फर्स्ट टाइम किसमें यूज किया है, एक पीरियोडिक्स में यूज किया, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पीरियोडिक? हाँ हाँ, नहीं,
ये पहली बार 80, ये बॉस याद रखना, ये बॉस जो है इन्होंने इसको पहली बार यूज किया है 1833 में। उनकी एक शॉर्ट स्टोरी आई थी, अ डिनर एट द पॉपुलर वॉक इन लंदन। आया समझ में? पहली बार, फर्स्ट टाइम जो उन्होंने यूज किया गया है बॉस जो है उसको उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया गया है, दैट इज अ डिनर एट द पॉपुलर वॉक इन लंदन। ये एक पीरियोडिक मंथली था। आया समझ में सबको? कंफ्यूजन लग रहा है किसी को? देखो पहली बार यूज तो कई बार उन्होंने किया है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे उन्होंने यूज किया गया है इस निक नेम को, लेकिन पहली बार कहाँ यूज किया गया है, वो जो पीरियोडिक्स था उसमें जो है इन्होंने पहली बार यूज किया, तो उसको थोड़ा सा नाम जो है याद कर लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे हेनरी फील्डिंग, एक बहुत ही बड़े जो है सो राइटर थे। उनका एक वर्क है टॉम जोन्स। ये कैसा वर्क है बताओ तो? पढ़ा है कभी टॉम जोन्स के बारे में? सुना है, एमए में तो पढ़ा हो। पिकारेस्क्यू नॉवेल पढ़ा है? मतलब किस टाइप का नॉवेल है, कैसा वर्क आई एम टॉकिंग अबाउट? वर्क का जो क्वालिटी मतलब नहीं पूछ रही, मतलब किस टाइप का साइकोलॉजिकल नॉवेल है। नॉवेल भी तो कई तरह के नॉवेल होते हैं ना, पोएटिक नॉवेल होता है, साइकोलॉ पिकरेस, यस यस, पिकरेस नॉवेल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जॉन ये हम लोगों ने एमए में पढ़ा था। हेनरी फील्डिंग का जो है बहुत ही फेमस, हाँ बहुत ही फेमस वर्क है टॉम जोन्स, बहुत ही फेमस। और ये क्या है, एक पिकोरस नॉवेल है और इससे वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। उसके बाद इनके ये मेलोड्रामा से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, नॉवेल्स ऑफ सेंसिबिलिटी से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये सारे वर्क से वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। एंड वो अपने वर्क्स में क्या कहते हैं, फैंटेसी और रियलिज्म। रियलिज्म तो मैंने बताया कि टॉक अबाउट द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन पीपल, और फैंसी यानी कि बहुत मतलब ह्यूमरस हुआ करते थे, नाम ही इतने ह्यूमरस होते थे कि नाम से ही आपको हंसी आ जाएगी। तो जिन्होंने इन्होंने क्या किया है, फैंसी को और रियलिज्म को जो है क्या किया है, मिक्सअप किया गया। एलियट ने उनके बारे में कहा है, एक्सीलेंट इन कैरेक्टर इन द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द ग्रेट इंटेंसिटी दैन द ह्यूमन। तो कितनी अच्छी बात कही है एलियट ने उनके बारे में, एक्सेल्ड इन कैरेक्टर्स इन द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। जिस तरीके से कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया है ना, उन्होंने सबको एक्सेल कर दिया, पीछे छोड़ दिया कैरेक्टर्स का जो है पोर्ट्रे करने में। चार्ल्स डिकेंस इतने गजब का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते थे, ठीक है, ऑफ अ ग्रेटर इंटेंसिटी देन द ह्यूमन बीइंग। मतलब जो ह्यूमन बीइंग का जो इंटेंसिटी होता है, जो तकलीफ होता है, तो उसको भी क्या किया, उसने बढ़ा दिया है। इतना मतलब रियल कैरेक्टर जो है उन्होंने बनाया है, जो तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे मतलब तुम उनका कोई भी वर्क अगर पढ़ोगे ना, तो तुमको ऐसा लगेगा ना कि तुमको अब आंसू निकल जाएगा, तुमको अब तकलीफ होने लगेगी। इतना रियलिज्म उनके वर्क में हमको देखने को मिलता है। और फिर दूसरे ही पल में तुमको हंसी भी आने लगेगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से जो है इन्होंने इसको मिक्स किया है। He was known as the Magic Lantern of London। इन्हें क्यों मैजिक लैंटेन कहा जाता था? क्योंकि इनके वर्क ने क्या किया है, बहुतों को जो है क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया। His work has influenced a lot। वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनके बारे में कहा, वेरी टॉकेटिव वल्गर यंग पर्सन। वर्ड्सवर्थ ने उनके बारे में कहा है कि बहुत टॉकेटिव है, वल्गर है और यंग पर्सन है, ठीक है। हेनरी जोन्स ने उनके बारे में कहा है, ग्रेटेस्ट सुपरफिशियल नॉवेलिस्ट। तो इतनी सारी बातें जो है उनके बारे में अलग अलग लोगों ने कहा है, ठीक है। ही वाज इंस्पायर्ड, उनको जो है सबसे ज्यादा इंस्पायर किया थॉबिस सॉमर्ट ने इंस्पायर किया, हेनरी फेल्डिंग का मैंने बताया है, टॉम जोन्स, रॉबिन्सन क्रूशियो ने उनको इंस्पायर किया है, अरेबियन नाइट्स ने, एंड पिकरेस नोबेल, ये सारे लोगों ने जो है इनको इंस्पायर किया है और इनके वर्क्स को इन्होंने बहुत पढ़ा है, और जिसका इन्फ्लुएंस जो है चार्ल्स डिकेंस के वर्क में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ही मेट मैरी बेडनेल एंड फॉल इन लव विथ हर, बट इनका मतलब 1830 में जो है इनको प्यार हो जाता है किससे, मैरिया बेडनेल से, उनसे। लेकिन उनके पेरेंट्स से शादी से एग्री नहीं होते हैं, और जो है वो कहाँ चली जाती है, लंदन चली जाती है, पेरिस। उसको जो है अपनी बेटी को कहाँ भेज देते हैं, पेरिस भेज देते हैं। ये इसके बारे में भी जो है उन्होंने एक वर्क में लिखा है, तो ये मैं आगे बताऊंगी। टिल नाउ क्लियर है सबको? yes, अभी हम लोग जो भी अभी तक जो पढ़ाया, कोई भी ऐसा दिक्कत है या फिर फास्ट हो रहा है, तो जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताना। इन्होंने 15 नॉवेल्स लिखा है, ठीक है, और सारे नॉवेल्स जो है इन्होंने सीरियल से लिखा है। तो मैंने सब नॉवेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जो अभी बता दिया है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड से जो है हम लोग डिटेल में हम लोग जो है पढ़ेंगे, कुछ अगर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होगी तो वो पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जो भी
इम्पॉर्टेंट जो है एग्जामिनेशन, क्योंकि इतना पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सबका लिख लिया है कि 15 नॉवेल्स जो है उनका एटलीस्ट आपको डेट ऑफ पब्लिकेशन और किस चीज के बारे में है इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी तो हम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पिकविक पेपर कहाँ गया, हाँ, पिकविक पेपर जो है ये पब्लिश कब हुआ था, 1936 में जो है ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। और जैसे ही ये पब्लिश हुआ ये बहुत सक्सेस हो गया था, ठीक है। शुरू में तो लोगों ने इनको नहीं जाना, लेकिन 4th एपिसोड से जो है लोगों ने इनको जानना शुरू किया, और जैसे ही ये पब्लिश हुआ जो है ये इमीडिएटली जो है इनको सक्सेस हो गया। और 1930 में जो है इसके ऊपर जो है एक साइलेंट मूवी भी बनी थी। साइलेंट मूवी आप लोग जानते हो क्या होता है? 1836 होगा। हाँ, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, नहीं ठीक नहीं है अभी भी, ठीक है। तो 80 देखो ना यहाँ पे भी, हाँ 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अब हुआ क्लियर, ठीक है। पिकविक पेपर जो है उनका 1836 में जो है वो आया है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है एक साइलेंट मूवी भी बनी है, ठीक है, 1913 में। साइलेंट मूवी क्या होती है, जिसमें आवाज नहीं होता, दैट इज अ काइंड ऑफ अ साइलेंट मूवी जो है इसमें बनी। फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ दिस वर्क ही गॉट सक्सेस, आफ्टर सम टाइम्स ही बिकम द इंटरनेशनली सेलिब्रिटी फिगर। मैंने बताया है कि जैसे ही ये वर्क पब्लिश हुआ, और ये भी कैसा था, सीरियल से ही पब्लिश हो रहा था, और जैसे ही ये वर्क पब्लिश हुआ तो उनको क्या होने लगा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेमस हो गए, ठीक है। द पिकविक पेपर इज ऑल्सो नोन एज द posthumous paper of the Pickwick Club and was the first novel of Charles Dickens। ये क्या है, इनको posthumous paper भी कहा जाता है, और इनका क्या है, ये फर्स्ट नॉवेल है, ठीक है। चैपमैन एंड हॉल्स, ये क्या है, पब्लिशर का नाम है, जिनसे जो इनके वर्क्स को पब्लिश करने के लिए रेडी हो गए थे। इज अ मंथली इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द, ये स्टार्ट हुआ था कब, मार्च से स्टार्ट हुआ था 1836 से, और जो है ये नवंबर तक जो चला था 1837 तक ये चला था, ठीक है। Dickens worked a very serious subject into the comedic Pickwick Papers and that of the injustice and the जुडिशियल सिस्टम। इसमें जो है इनजस्टिस और जुडिशियल सिस्टम के बारे में जो है बताया गया। हम लोग जो है पिकविक पेपर के बारे में डिटेल में जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओलिवर ट्विस्ट जो है इनका बहुत ही ग्रेट वर्क था, और ये पिकविक पेपर और जो ओलिवर ट्विस्ट है, ये दोनों वर्क को जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी क्वीन विक्टोरिया, और जो है ये रात में उठ के जो है इसके बारे में डिस्कस किया करती थी। तो ये दोनों वर्क जो है बहुत ही फेमस है, किसके, क्वीन विक्टोरिया के। ये वर्क कब आया था, 1837 में आया था, और ये वर्क क्या है, एक्चुअली ये अटैक है। 1834 में एक लॉ आया था, ठीक है, इंग्लैंड में, न्यू पुअर लॉ, ठीक है, ये एक लॉ आया था जिसके अगेंस्ट में जो है ये ओलिवर ट्विस्ट जो है वो लिखा गया था। ओलिवर ट्विस्ट इज द फर्स्ट विक्टोरियन नॉवेल वेयर द चिल्ड्रन बिकम द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ, और ये एक पहला नॉवेल है जिसमें जो है किसी भी वर्क का, यानी किसी भी नॉवेल का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो क्या है, एक बच्चा है। तो ओलिवर ट्विस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, मैंने बताया पिकविक पेपर एंड डिस्कस एट द सेकंड नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस वाज ओलिवर ट्विस्ट। द फर्स्ट एडिशन हैज बीन अ लॉन्ग टाइटल, पहला एडिशन था, उसका टाइटल का ये सब उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द वर्क्स एक्सप्रेसेस द लंदन के कंडीशंस को जो है बताती है। डिकेंस नेम द कैरेक्टर फैगिन आफ्टर फैब फैगिन, अ फेलो एम्प्लॉय दैट द यंग चार्ल्स डिकेंस मेट व्हेन ही वर्क इन द ब्लैंकिंग फैक्ट्री। इसमें जो एक कैरेक्टर है फैगिन, वो इंस्पायर्ड होकर के किससे लिया गया है, वो नाम लिया गया है किसे, फैब फैगिन से। ये वही इंसान है जिससे वो मिले थे जब वो फैक्ट्री में छोटे थे, काम करते थे। मैंने आपको बताया कि उनके हर वर्क में जो है हमें ऑटोबायोग्राफिकल नोट मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं निकोलस निकलबर्ग, ये 1838 में आया था। एकदम याद रखना, सीरियल ही याद रखोगे ना तो बहुत आसानी है। देखो, ये 36 है, ये 37 है, ये 38 है, इस तरीके से जो है याद, सीरियली कुछ ऐसा बना लेना जिससे तुम उसको सीरियली जो है वो याद रख सको। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ निकोलस निकलबर्ग वॉज पब्लिश इन 38 में जो है ये स्टार्ट हुआ था, और खत्म हो गया था कब, 1839 में, ठीक है। डिकेंस मदर एलिजाबेथ डिकेंस वॉज द मॉडल
for the always confused Mr. Nickleby, Lucky Charles, and she has recognized herself in the character. In fact, she asked something. इसमें जो है जो कैरेक्टर जो है जो इसमें इनके माँ के बारे में उन्होंने जो है लिखा बताया है, तो इसमें जो है ये इसमें भी जो है हमें ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स देखने को मिलता है। क्लियर हो रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी जान लो। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये जो है कब आया है? 1840 में आया है, और ये डील्स विद द डिले इनजस्टिस। डिले इनजस्टिस जैसे कि मान लिया कि जब कोई जस्टिस होता है, कोई भी चीज़ जब कोर्ट में जाती है तो उसको जस्टिस होने में मतलब काफ़ी टाइम लगता है, तो उसी के बारे में है। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है एक्चुअली जो है डिले इनजस्टिस के बारे में डील करती है। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप वॉज पब्लिश इन इंस्टॉलमेंट इन द पीरियोडिकल, और ये कहाँ पब्लिश हुई थी? मास्टर हैम्फ्री क्लॉक में जो है ये पब्लिश हुई थी। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट was printed in April 1814 and the last one in April 14। ये भी जो है करीब एक साल के आसपास जो है ये चला था। Dickens was traumatized by the death of the book character Little Nell, and ये हम लोग इस प्ले को भी जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, इफ देयर वाज नो बैड पीपल देयर वुड बी नो गुड लॉयर्स। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लाइन है, इस लाइन को याद रखना। क्या समझ में आता है इस लाइन से, तुमको बताओ तो? इफ देयर वेयर नो बैड पीपल देयर वुड बी नो गुड लॉयर्स। मैम, अगर संसार में बुरे लोग नहीं होंगे तो दुनिया में अच्छे वकील नहीं पाएंगे। हाँ, तो मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? मैडम जी, क्राइम नहीं होगा तो कैसे केस बनेगा? फिर केस बनेगा तभी तो ट्रायल में जाएगा, तभी तो अच्छे वकील जो है उसको डिसीजन दिलाएंगे। और उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा ये सब ढूंढने में, जिससे क्या होगा? डिले होगा ना, डिले। वो दामिनी देखी है? हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक और तारीख चलती रहेगी, ठीक है। यानी कि जो अच्छे वकील होते हैं उनको क्या होता है? एक तारीख और फिर उसके बाद एक और तारीख, मतलब इतना ज़्यादा वो उसको खींचा जाता है ना कि एक आम आदमी कोर्ट कचहरी के नाम से जो है घबराता है। मिलेगा कुछ नहीं उसको, लेकिन उसके पास जितना पैसा पूंजी है वो सब उसका खत्म हो जाता है, इसीलिए लोग जो है उससे डरता है। आया समझ में? ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, बट हमें जो है याद रखना है कि उनका एक वर्क है बैरनबी रगी 1841 में आया था, ठीक है। ये भी क्या है? एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि सेट ड्यूरिंग द गॉडविन राइट्स के टाइम को जो है ये बताता है, जो कि 1780 में हुआ था, तो ये उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब मार्टिन कुज़ेविट द फर्स्ट पब्लिश बाय द चैपमैन हाउस, ये भी क्या है? पब्लिशर है इन द इंस्टॉलमेंट दैट बिगिंस। ये डेट बता रहा है कि 1843 में जो है स्टार्ट हुआ था, और 18 ये सब देखिए सीरियल्स है, एकदम याद रखना। 40, 41 एंड देन 43 एंड देन 46। तो इस तरीके से जो है ना आप एक कुछ एक अपना बना लीजिएगा, जिससे जो है आप इसको क्या कर सकें? याद रख सकें। द नोवेल वॉज उसके बाद क्या है? डॉम्बे एंड द सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है इनका। डॉम्बे एंड द सन वॉज अ फर्स्ट पब्लिश। ये कब आया था? 1846 में आया था। डिकेंस गेव अ रीडिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ डॉम्बे टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड इट वाज वेल एंड गिव टेकन। हाँ, इन्होंने जो है इन्होंने पहले किसको लिखा था? अब इसके जो कुछ इंस्टॉलमेंट्स थे अपने दोस्त को दिया, और फिर उनको पसंद आया, तो फिर बाद में जो है इसको पब्लिक किया गया, ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये कब आया था? 1849 में आया था। डोरा कैरेक्टर वाज बेस्ड ऑन, इसमें एक कैरेक्टर है डोरा, ठीक है, जो कि बेस्ड है किस पे? मारिया बेडनल। ये मारिया बेडनल कौन है बताओ? ये उनकी वाइफ नहीं, ये उनकी वाइफ नहीं है। ये वो लड़की है जिससे वो प्यार करने लगे थे, लेकिन उसके माँ बाप शादी के लिए एग्री नहीं हुए और बाद में उनको लंदन भेज दिया गया था। बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ, सॉरी, पेरिस। हाँ, पेरिस भेज दिया गया था, मतलब जो है वहाँ से हटा करके कहीं और भेज दिया गया था। तो उसके बारे में जो इसमें जो डेविड कॉपरफील्ड में जो एक कैरेक्टर है डोरा, तो वो किसके बारे में है? यही मारिया बेडनल के बारे में है। आया समझ में? ये उनका जो है वो हाँ, बैडनल है। एक्चुअली उनको उनकी वाइफ थी, उस वाइफ से उनको 10 बच्चे हुए, फिर उसके बाद उनको इससे प्यार हो गया, इनसे शादी नहीं हो सकी। फिर उसके बाद जब वो एक्टर बने तो एक टर्नल नाम की कोई लड़की थी, हाँ, टर्नल,
टर्नल, हाँ, टर्नल नाम की एक लड़की थी, उस वक्त उनकी एज 45 थी और टर्नल की एज 18 थी। उनसे उसको प्यार हो जाता है और फिर वो उससे शादी करने के लिए अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ देते हैं और टर्नल से शादी कर लेते हैं। आया समझ में? और दोनों के एज में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, एकदम श्रीदेवी और जो है बॉनी कपूर वाला एकदम कहानी चलते रहते हैं, अच्छा है। समझे? बहुत खाली करता है। कौन? इन लोगों को तो कुछ करना चाहिए ना, इन लोगों का, इन लोगों का कल्चर नहीं है ना बेटा। इन लोग अभी हम क्या बोले, अभी इन लोगों के यहाँ कुछ ऐसा कल्चर नहीं है। अभी तो ये लोग शादी ही करता है, बट अभी वहाँ कैसा, आज उसके साथ रहेगा कल उस, अभी हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है। अभी हमारे यहाँ क्या है, जैसे हम लोग छोटे शहर से हैं, किसी आदमी का एक से दो डाइवोर्स हो जाएगा तो उसकी फैमिली में जो है क्या बोले, दूर इसके यहाँ शादी ही नहीं करेंगे, इसके यहाँ तो खाली तलाक ही होता है। गलत बोल रहे हैं? लेकिन अभी इन लोगों का क्या है, इन लोगों के लिए मतलब जब पैसा जब आदमी के पास आता है ना तो सब सही हो जाता है। अभी फिल्म इंडस्ट्री में तुम देखो, आज उससे, आज परसों उससे, कल उससे, तो ये सब चलते रहता है। तो इन लोगों का ऐसा ही है। डेविड कॉपरफोल्ड क्या? लॉर्ड बैड मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया ना। मैं मुझे सली भी कैसा खाली करके बैठा हुआ था। मैडम जी, क्या? हाँ बोलो ना। वो चार शादी करे चाहे 8 शादी करे, वो अपने जैसे वो सोचते हैं कि हमें जो है कहीं से जो है खुशी मिलेगी 4 शादी करके, लेकिन वो लोग उतने ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ये भी जानो। हाँ, वहाँ पे डाइवोर्स होने के मतलब क्या बोले, सुसाइड होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि दे आर नॉट हैप्पी इन रिलेशनशिप। कल मैं ययाति तुमको पढ़ा रही थी, तो उसमें ययाति के बारे में मैंने क्या बताया था तुमको, जो प्लेजर है, चाहे तुम फिजिकल प्लेजर की बात करो या वर्ल्डली प्लेजर की बात करो, देयर इज नो एनी एंड, उसका एंड ही नहीं है। एक राजा है, वो सोचता है मैं यहाँ पे इस राज को जीत लूंगा, फिर सोचता है नहीं मैं उसको जीत लूंगा, फिर उसको जीत लूंगा, तो वो क्या होता है, वो उसका एंडलेस है, खत्म ही नहीं होता। लेकिन तुमको जो है मतलब क्या होगा, अपने मन को शांत करना होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि व्हाई गॉड हैज सेंड यू। जब मैंने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाया था तो मैंने तुम लोगों को बताया कि गॉड ने इंसान को भेजा है और उसके पीछे क्या है, एक रीज़न है, ठीक है। भेजने के पीछे क्या है, एक रीज़न है, उसको हमको फुलफिल करना है, ठीक है। तो ययाति क्या करता है, इतना जो है सब कुछ करता है, मतलब बहुत इंजॉय करता है अपने लाइफ को, और फिर वो रियलाइज़ करता है, अपनी गलती को एहसास करता है। और गॉड तो काफ़ी ग्रेट है, बहुत ग्रेट है गॉड उसको माफ़ कर देते हैं और उसको जो है स्वर्ग दे देते हैं, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों मोक्ष नहीं मिलता है? क्योंकि वो गलती करता है, तो गलती की सज़ा तो मिलनी है ना। तो यही बात है कि इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता है। सुकून कब आती है, जब आपके हृदय में जो है गॉड बसते हैं। जब वो गॉड खत्म हो जाएगा ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप जो है BMW खरीद लो, आप जो है इंडिया के या फिर वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जगह पे घर बना लो, आप पैलेस खरीद लो, आप कुछ भी कर लो, आप किसी के साथ भी रह लो, किसी से भी शादी कर लो, यू विल नॉट गेट सेटिस्फैक्शन। एक बहुत ही फेमस पोयम है जॉर्ज हर्बर्ट की, उसमें उन्होंने कहा है कि गॉड ने क्या किया है, एक ग्लास है, मैंने स्कूल में पढ़ा था, एक बहुत अच्छी मुझे लगी थी, एक ग्लास है, उसमें गॉड ने क्या किया, सारी ब्लेसिंग्स को डाल दिया है, सब ब्लेसिंग्स को डाल दिया, हैप्पीनेस, स्माइल, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारी चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सारी हैप्पीनेस को उसमें डाल दिया, ठीक है। और उसके नीचे जो क्या रखा है, रेस्ट को रखा है, सेटिस्फैक्शन को रखा है, ठीक है। और गॉड क्या करते हैं, उसको पोर कर देते हैं उस ग्लास को, किसके ऊपर, सारे ह्यूमन बींग को, ठीक है। तो सब कुछ मिलता है, लेकिन आपको वो रेस्ट नहीं मिल पाता है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, वो सुकून नहीं मिल पाता है। जिस दिन आपको वो सुकून मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया, क्योंकि जब आपको सुकून मिल गया, आपको मोक्ष मिल गया, आपको गॉड मिल गया। वैसे ही एक अलेक्जेंडर पोप की बहुत ही फेमस पोएम है द साम ऑफ लाइफ, उनमें भी उन्होंने बताया है कि मैं मतलब
आई वॉन्ट टू डाई अननोन, अनसीन एंड अननोन, मैं मर जाना चाहता हूँ अनसीन एंड अननोन। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कब्र के पास जो है कोई स्टोन बनाया जाए। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं। तो जब आपके अंदर जो है सुकून होगा, जब आपके अंदर गॉड बसेगा ना, तो आपको 15 शादी 20 शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इतने सारे अफेयर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हमेशा पता होगा कि गॉड है और ये लाइफ है, इसमें जो है हमें दिया गया है एक टास्क है जिसको हमको परफॉर्म करना है, और फिर इसके बाद क्या है, द लाइफ आफ्टर है। ये जो लाइफ है, जो हमारी जो लाइफ है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, ये हम लोग सब मानते हैं कि ये जो हमारी दुनिया की लाइफ है ये ट्रांजिटरी लाइफ है, इसमें हमको गॉड ने एक्शन दिया है, इसको हमको परफॉर्म करना है, और इसके बाद जो है क्या होगी, हम डेथ होगा हमारा, और फिर से हमारा जो है क्या होगा, रीबर्थ होगा, और हमें जो है वी विल गेट रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली। इस बात को विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में बताया, जल्दी बताओ। यस, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ, ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया था पीजीटी में। देखो इतने सारे रेफरेंसेस मैं क्यों देती हूँ, ताकि तुम लोग जो है एक मतलब जब जितना ज्यादा तुमको नॉलेज होगा ना, तुम चीजों को कोरिलेट कर पाओगे और फिर याद रख पाओगे। उसके लिए बहुत पढ़ोगे तो फिर वो सारी चीजें तुमको, और बार बार जब कोरिलेट करोगे ना, तो चीजें तुम्हारे दिमाग में आती रहेंगी। आ रहा है समझ में सबको? तो डेविड कॉपरफील्ड, डिकेंस 8 नॉवेल है ये उनका, वॉज अ फर्स्ट पब्लिश इन अ सीरीज। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पब्लिश इन 1849 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट वॉज इशूड इन 1850। 1849 से 1850 तक चला था। डेविड कॉपरफील्ड हेल्ड अ स्पेशल प्लेस इन डिकेंस हार्ट। ये डेविड, उनका जो बेस्ट वर्क भी है और सबसे ज़्यादा जो इनको पसंद है, ये डेविड कॉपरफील्ड ही है। मतलब उनको खुद भी जो है ये वर्क सबसे ज़्यादा पसंद है। अब तुम मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पीजीटी में ये भी पूछा गया था कि पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है? हाँ, जॉन मिल्टन का सबसे, हाँ जॉन मिल्टन को खुद सबसे ज्यादा कौन सा वर्क पसंद था? यस, याद रखना इसको, पैराडाइज, हाँ पैराडाइज लॉस्ट जो है बहुत ही फेमस हुआ था। पैराडाइज रिगेन जो है इतना फेमस नहीं हुआ था, लेकिन उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब जो है वो पैराडाइज रिगेन है। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है, इसको याद रखना। ठीक उसी तरीके से डेविड कॉपरफील्ड जो है ये 1850 में आया था, और मतलब 1850 में जो है ये लिखा गया था, और ये बहुत ही फेमस वर्क है। 1850 का सिग्निफिकेंट बताओ, 5 सिग्निफिकेंट बताओ मेरे को 2 मिनट के अंदर 1850 का। हाँ, एक टेनिस पोएट लॉयड बने थे। हाँ, टेनिसन पोएट लॉयड बने थे। नेक्स्ट मैम, हाँ, इन मेमोरियम आई थी। नेक्स्ट आई थी आर्नोल्ड की। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। यस मैम, वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क आया था। हाँ, द प्रिल्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखोगे ना कोरिलेट करके, तो बहुत, क्योंकि 1850 का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से याद रखोगे ना, बहुत सारी चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, एक इनका बहुत ही फेमस वर्क है। ठीक है ना, David Copperfield has a special place in Dickens' heart in the place of 1867 edition. Dickens wrote, I like many फाउंड पेरेंट्स, आई हैव हार्ट इन द हार्ट ऑफ फेवरेट चाइल्ड, हिज नेम इज डेविड कॉपरफील्ड। हाँ, उन्होंने जो है मतलब बताया है कि मुझे ये वर्क जो है मुझे खुद पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया। हाँ, अभी देखो ये ब्लीक हाउस जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ये जो है 1852 में जो है ये आया है। ठीक है, ब्लीक हाउस वॉज पब्लिश इन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम मार्च 1852 to September 1853. The novel has distinction of being perhaps the only work of the classical literature feature the characters that dies from the spontaneous combust. ये जो है काफी क्लासिकल वर्क है इनका। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, it is true that ever great men have their poor relationship. बताओ तो, ever नहीं होगा, that is every। बताओ, it is true that every great man has a poor relationship. जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं वो अच्छे होते हैं, ग्रेट होते हैं। It is true that every great man have a very poor relation. Personal relation उनके बड़े पुअर होते हैं। तुम किसी भी ग्रेट आदमी को उठा के देख लो, शेक्सपियर हो, मिल्टन हो, थोड़ा सा बाकी है।
तो ये जो जो ग्रेट मेंस होते हैं, एक साइड बात ये जो ग्रेट मेंस होते हैं ना, इनके जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो बहुत पुअर होते हैं, दे डिडंट गेट सेटिस्फैक्शन। ओके, मैंने रिलेशन चीजें तो ग्रेट होते हैं, रिलेशन पुअर होते हैं, उनका वो नहीं मिलता सेटिस्फैक्शन, तो वो इन चीजों में आके अपनी फीलिंग्स हाँ करते हैं। हाँ बिल्कुल सही। देखो इंसान का नेचर कैसा है ना, कि उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं। और ये गॉड ने क्या बनाया, इंसान का नेचर ऐसा बनाया कि तुमको, मतलब गॉड तुमसे सब कुछ नहीं छीनते हैं, कुछ ना कुछ तुमको देते हैं। किसी को देखोगे कि उसका पर्सनल लाइफ, मतलब वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत एक छोटा सा घर है उसमें रहता है, लेकिन उसका खुद का लाइफ तुम देखोगे कि बहुत अच्छा, बीवी है बहुत प्यार करती है, बच्चे हैं बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप है बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। बट वो जो क्या बोले, उसका जो दूसरा दूसरा एस्पेक्ट है कि प्रोफेशनली वो इंसान सक्सेस नहीं होता। लेकिन किसी आदमी को देखो कि प्रोफेशनली बहुत सक्सेस है, बहुत बड़े पोस्ट पे है, बहुत उसको ये अवार्ड मिल रहा है, वो अवार्ड मिल रहा है, ये अचीवमेंट, बट उसके पर्सनल लाइफ में तुम देखोगे बीवी छोड़ के चली जाती है, बच्चा मर जाता है, माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ क्या होता है, इस तरह की चीजें उसके साथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में जो है, ये गॉड का ऐसा क्रिएशन ही है कि गॉड सब कुछ नहीं छीनते, कुछ ना कुछ तुमको देते हैं, कुछ ना कुछ तुमसे ले लेते हैं, ताकि तुम्हारी जिंदगी में कमी का एहसास हो और तुम गॉड को याद कर सको। एम आई राइट? ठीक है। अब देखो हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स कब आया है, 1854 में आया है। ये जो है एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको भी हम पढ़ाएंगे। डील्स विद द सर्कस बॉय ऑफ सिसीजिप। सिसीजिप इसमें एक कैरेक्टर है जो कि क्या है, सर्कस करता है और उससे लोगों को एंटरटेन करता है, उससे अपना पैसा कमाता है। तो ये उसके ऊपर जो है ये वर्क है, हार्ड टाइम्स, ये 1852 में आया। और तुम इन्होंने जो है चाइल्ड लिटरेचर के ऊपर बहुत सारा काम किया है, तो ये भी जो है हार्ड टाइम्स जो है इनका एक जो है चाइल्ड लिटरेचर लिटरेरी वर्क है, ठीक है। Hard Time is an unsympathetic look at the utilitarianism, the non-nonsense movement lied in the heavily statics and the rules and regulations. ये जो है क्या है, मतलब किस तरीके से यूटिलिटेरियन जो है कॉन्सेप्ट है, बच्चों के साथ जो है मिसबिहेव किया था, उसके बारे में जो है बताया गया है। There is a wisdom of head, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। There is a wisdom of head and there is a wisdom of heart. हार्ट और हेड के विजडम के बारे में जो है बताया गया, बहुत ही फेमस लाइन है। आ गया सबको समझ में? दूसरा जो है लिटिल डॉरेट, 1815 में आया है, ये भी इनका बहुत ही फेमस वर्क है। लिटिल डॉरेट वाज पब्लिश, ये भी इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुआ 1855 से लेकर के 1857 तक, ठीक है। इसमें जो है एक बहुत ही फेमस है, आई एम ओनली द चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स हु वेट मेजर एंड प्राइज एवरीथिंग। ये तुम सोचो कि जब इंसान गरीब होता है ना, तो वो बच्चों को भी जो है क्या करने लगता है, यूज करता है। छोटे माँ बाप, गरीबी एक ऐसी चीज होती है कि मतलब हर चीज को नाप तोल करने लगती है। कोई नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चों को, छोटा छोटा मेरा बच्चा है उसको मैं भेजूं काम करने के लिए और उसका पैसा खाऊं, लेकिन इंसान मजबूर हो जाता है वो काम भी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, पुअर और डाउन ट्रोडन पेरेंट्स के जो है सफरिंग को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। क्लियर? दिस इज लास्ट द टेल ऑफ द टू सिटी, ये मैंने बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि 1859 है और ये जो है इंस्पायर्ड है किसे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसमें दो सिटीज के बारे में बताया गया है, एक तो हमारा इंग्लैंड है, दूसरा लंदन है, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसको हमें पढ़ना है, बहुत ही फेमस वर्क है, 1860 में आया था और ये लास्ट बुक है, लास्ट वर्क नहीं है, लास्ट बुक है, ठीक है। और इसमें जो है ये स्टोरी है किसकी, पिप की स्टोरी है, ठीक है। और पिप बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको याद रखना, पिप, ठीक है। इसका एक बहुत ही फेमस लाइन है, टेक नथिंग ऑन इट्स लुक एंड टेक एवरीथिंग इज एविडेंस। किसी भी चीज को देख करके उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, वी हैव टू फाइंड एविडेंस। किसी भी चीज पे भरोसा करने से पहले जो है हमें एविडेंस को समझना बहुत ही जरूरी है। आवर म्यूचुअल फ्रेंड, ये इनका लास्ट वर्क है, ठीक है, 1864 में आया था, ये इनका लास्ट वर्क है। एंड द मिस्ट्री ऑफ एडविन, ये जो है इनका अनफिनिश्ड वर्क है, ठीक है। ये लास्ट वर्क और ये अनफिनिश्ड वर्क। ओके, दैट इज एनफ फॉर टुडे। अंडरस्टैंड एवरीबडी, जो भी बचा रह गया है कल से जो है वी विल डील विद हिज ग्रेट वर्क्स। क्लियर? ओके चलो, हाँ